वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, तो 50 प्रश्न जो है सामान्य हिंदी के देखने वाले हैं। हिंदी आपका क्वालिफाइंग यानी कि हिंदी आपको पास करना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको अनिवार्य विषय समझ के जो है हिंदी पर लगातार अपना प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि हिंदी आपको पास करना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न 50 प्रश्न है, इसमें आप 50 में से कितने सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, ही का तत्सम शब्द क्या है। जो ही शब्द है, देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ही का तत्सम क्या है, देखिए ही एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हृदय, यानी कि हृदय का जो तत्सम होता है, ही का तत्सम जो होता है वो हृदय होता है, और हृदय का तद्भव ही होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है। उपसर्ग प्रारंभ में लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। तो अवसाद के प्रारंभ में क्या लगा हुआ है, इसमें अव जो है उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो अवसाद है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है अव करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि दुहकर किसकी संधि है। देखिए दुहकर लिखा हुआ है, अगर इसका हम संधि करेंगे तो क्या आ जाएगा, दुहकर का अगर हम संधि करेंगे तो दुष्कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा दुष्कर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें हमारा कौन संधि है, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी का समास विग्रह करना है। देखिए गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा, गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। अगर बात करें इसमें कौन सा समास हुआ है प्रयोग, तो देखिए यहाँ पर आया है को, तो को हमारा किसका कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। गगन चुंबी में क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आपको समास का विग्रह करना जरूर आना चाहिए। जैसे गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। अनेक शब्दों से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसे क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्लंघ्य, यानी कि जिसे लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे ताजमहल नामक रचना के रचयिता कौन है। छोटे छोटे ताजमहल नामक रचना के जो रचयिता कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र यादव। छोटे छोटे ताजमहल जो रचना है इसके रचयिता है राजेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया, अब इसमें जो है त की आवृत्ति बार बार हुई है, त की आवृत्ति बार बार हुई। तो देखिए जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। वर्णों की बार बार जब आवृत्ति हो तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए एक मुहावरा है कि 52 के तोले पावरत्ती का क्या अर्थ है। 52 के तोले पावरत्ती, तो इसका देखिए जो अर्थ होता है कि बिल्कुल ठीक हिसाब करना, यानी कि बिल्कुल ठीक हिसाब करना का मतलब होता है 52 के तोले पावरत्ती। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर के कान कुतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। शेर के कान कतरना, शेर से खेलना, सीधा होना, बहुत चालाक होना या फिर प्रभाव स्थापित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शेर के कान कतरना मतलब होता है बहुत चालाक होना। शेर के कान कतरना मतलब ऑप्शन नंबर सी बहुत चालाक होना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरीला का विलोम क्या होगा। तो देखिए सुरीला मतलब जो सुर में गाता है उसे सुरीला कहते हैं, और जो सुर में नहीं गाएगा उसे बेसुरा कहेंगे। तो सुरीला का विलोम क्या होगा, बेसुरा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है, सुरीला का विलोम बेसुरा होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो देखिए अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। पहली आती है अवधी, दूसरी आती है बघेली, और तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी। ये जो 3 हमारी भाषाएं होती हैं ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए इसमें से जो हमारी बघेली है वह पूर्वी हिंदी की बोली है, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। मेवाड़ी की बात करें तो देखिए मेवाड़ी राजस्थानी हिंदी की बोली है।
कुमायूनी जो है ये पहाड़ी हिंदी की बोली है और मैथिली जो है बिहारी हिंदी की बोली है। तो हमारा बघेली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पूर्वी हिंदी की एक बोली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? तो देखिए, कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी, ये तीनों जो भाषाएं हैं यह पहाड़ी भाषा की ही बोलियां हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी, ये सभी हैं, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाजियो कहानी किसकी रचना है? दाजियो जो कहानी है यह किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर जोशी। देखिए, जो दाजियो कहानी है यह शेखर जोशी की एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? देखिए, बहुत ही एक प्रसिद्ध कविता ये है। जूही की कली जो कविता है ये किसकी है? तो यह जूही की जो कली कविता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह प्रथम रचना है, जूही की कली। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कौन सी रचना रेणु की नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की जो है रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित? देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही सुमेलित कौन सा है? निर्मल वर्मा की रचना है अंतिम उपाय। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है, क्योंकि ट्रेन टू द पाकिस्तान ये कमलेश्वर की नहीं है। देखिए, हमारा सिर्फ इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है सही सुमेलित है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रेमचंद की सदगति, रेणु की रसप्रिया और अमरकांत की जिंदगी और जोग सही है। ऑप्शन नंबर जो डी, मोहन राकेश का कोसी का घटवार दिया है, ये करेक्ट नहीं है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर डी है यह सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स के उच्चारण में जिह्वा किस अंग को स्पर्श करती है? देखिए, स को उच्चारण करने में जो जिह्वा होती है वह किसको स्पर्श करती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? स, ख, स, ह। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, स के उच्चारण में जिह्वा का जो अंग है वह तालु को स्पर्श करता है। स को तालु का स्पर्श करता है जिह्वा। तो हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो हमारा व का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतोष्ठ। देखिए, हमने जो वर्णमाला पूरा है, वर्णमाला पर एक आपको विस्तृत वीडियो मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्णमाला वाला पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरे विस्तार से सभी शब्दों का जो है उच्चारण स्थान बताया गया है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हमारा व का दंतोष्ठ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, जो वयोवृद्ध का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वयः वृद्ध आएगा। क्या आएगा? वयः वृद्ध, और ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संकल्प का जो सही संधि विच्छेद होगा समकल्प। देखिए, सम प्लस कल्प जो होगा, संकल्प का सही संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारी कौन संधि हो जाएगी? देखिए, इसमें हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भो प्लस अन का सही संधि कौन सा है? भो प्लस अन का सही संधि क्या हो जाएगा? देखिए, भो प्लस अन का जो सही संधि हो जाएगा भवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भवन, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से सही है? तो देखिए, शारीरिक हमें लिखना है, तो शारीरिक किस प्रकार लिखा जाता है? शारीरिक। शारीरिक का जो सही हमारा वर्तनी होता है ये होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शारीरिक में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक लिखने का सही तरीका ये है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए, हासिल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो हासिल है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगती है। तत्कालिक में गलत है, क्योंकि हमारा तात्कालिक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सार्वजनिक भी गलत है, क्योंकि हमारा सार्वजनिक होता है। चौथा ऑप्शन जो हमारा हिंदुस्तान लिखा है ये बिल्कुल सही है। वर्तनी की दृष्टि से हिंदुस्तान एकदम सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? तो देखिए, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज क्या हो जाएगा? इसमें तेज हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। देखिए, इसमें बहुत जो है प्रविशेषण
और तेज हमारा क्या है, विशेषण। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्रविशेषण होता है। तो तेज हमारा यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और जो बहुत है हमारे यहाँ पर वो है प्रविशेषण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, सुख दुख के मिलन मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। तो इसमें हमें बताना कि अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है। देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस जो पंक्ति में है दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है, यानी कि भेद खुलना। तो देखिए सही इसका हो जाएगा हमारा मुहावरा कलई खुलना। कलई खुलना मतलब होता है भेद खुलना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर संदेहवाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह एक संयुक्त वाक्य है। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है। तो देखिए जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि जो उपसर्ग होता है वह शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो देखिए सम हमारा किस में लगा, सुकोमल में सम नहीं आया, स्वास्थ्य में और सहर्ष में सम उपसर्ग नहीं, लेकिन संकल्प में जो है सम उपसर्ग लगा है। क्योंकि ये अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो सम प्लस कल्प होता है संकल्प। संकल्प तो हमारा इसमें सम जो है उपसर्ग के तौर पर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा संकल्प के लिए। अगला प्रश्न है, नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तो अगर हम नीलांबर का विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, नीला है अंबर जिसका। देखिए नीला का नीलांबर का जब हम करेंगे विच्छेद तो नीला है अंबर जिसका, तो इसमें हमारा कोई तीसरा अर्थ निकलता है, और जहाँ पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर हमारी बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ पर नहीं प्रथम पद प्रधान हो नहीं उत्तर पद प्रधान हो, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वहाँ पर हमारा होता है बहुब्रीहि समास। तो नीलांबर मतलब नीला है अंबर जिसका, यहाँ पर बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस पर कोई अंकुश न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो उसके लिए निरंकुश शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए निरंकुश शब्द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए मृत्युंजय लिखा गया था, इसमें से कौन सा मृत्युंजय सही वर्तनी की दृष्टि से लिखा गया है। तो देखिए मृत्युंजय किस प्रकार लिखा जाता है, मृत्युंजय कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए हमारा इस हिसाब से कौन सा शब्द सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो मृत्युंजय है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए मितभाषी मतलब होता है कि कम बोलने वाला, और इसका जो हमारा विपरीत हो जाएगा वो वाचाल यानी कि बहुत अधिक बोलने वाला। मितभाषी मतलब कम बोलने वाला, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है। देखिए अच्छा, भला, सीधा ये तीनों गुण बोधक विशेषण है, लेकिन जो 50 है यह गुण बोधक विशेषण नहीं, यह एक संख्या वाचक जो है विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नीरद मतलब नीर को देने वाला बादल होता है, जलद मतलब जल को देने वाला बादल होता है, देखिए जिमूत मतलब भी बादल होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ईला, ईला मतलब बादल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। देखिए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स, ख, स, ह, इन चारों को ऊष्म व्यंजन माना जाता है। लेकिन इसमें से देखिए हमारा जो र है यह ऊष्म व्यंजन नहीं है, यह एक दंतमूल स्वर है। र को दंतमूल की श्रेणी में रखा जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का है, यह एक ऊष्म व्यंजन नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साधु। देखिए जो साधु शब्द है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है। तो देखिए मोहन स्कूल जा रहा है, इसमें मोहन जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का जो नाम होता है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो मोहन स्कूल जा रहा है में जो मोहन है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो जो खेती है यह कृषि का तद्भव रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, अविकारी गुणवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन में यड़ संधि का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यड़ संधि का प्रयोग हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पित्र आदेश। पित्र आदेश में जो है यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? देखिए, सीता जो पानी पीती तो ये कर्म हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर सी, सीता पानी पीती में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? तो देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है, और सबसे पहले खड़ी बोली में रचना करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अमीर खुसरो को ही प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो देखिए, साकार मतलब आकार वाला, और इसमें हो जाएगा विपरीत निराकार मतलब बिना आकार का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षणिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? देखिए, क्षणिक मतलब जो क्षण भर हो, और शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए हो। तो क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो द्रुत गमन करने वालों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है द्रुतगामी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, गांठ बांधना मतलब होता है खूब याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी, गांठ बांध लो यानी कि खूब याद कर लो, बी सही हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो महादेवी वर्मा जो कि एक छायावादी कवित्री हैं, और इनके जो काव्य है इसमें रहस्यवादी श्रृंगार की प्रधानता देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न थे जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट था। आपने कितने प्रश्न किए जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है मैं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।